ठीक, तो वो चीज़ अच्छा। रहेगी थोड़ी कि डाइवर्सिटी का उसमें काफ़ी जो है यूज़ है, तो वो थोड़ा बहुत डाउट आएगा, तो उसको क्लियर करवा देंगे। वैसे हेरिडिटी जो मैंने पढ़ाया है जिस हिसाब से, अगर आप लोगों ने वो नहीं भी किया है, ठीक है, अगर आप लोगों ने डाइवर्सिटी नहीं भी किया है, तो भी जो हेरिडिटी वाला पार्ट है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना टिपिकल नहीं है वो। ठीक है, इतनी टिपिकल चीज़ नहीं है। एक मिनट रुकें जरा, हेरिडिटी चलिए खोलते हैं। ठीक है, आप लोग के पास पीडीएफ तो होगी हेरिडिटी वगैरह की, है जो सर। मटेरियल शेयर किया था? नहीं है? है सर, है ना। है ना, तो उसको मटेरियल को ओपन करिए और पहले ये बताइए कि कहाँ कौन से टॉपिक में दिक्कत है। सर ये जो आपने सर पीडीएफ भेजी थी सर, इसकी आंसर की भी भेज दिएगा। नहीं, मैं क्वेश्चंस की नहीं कह रहा, क्वेश्चंस की नहीं कह रहा, मैं मटेरियल की कह रहा हूँ, जो पढ़ाया था। ठीक है, उसकी एक पीपीटी बनाई थी और पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिला होगा वो। तो उसमें मैं पूछ रहा हूँ कि टॉपिक, पहले टॉपिक बताइए कि टॉपिक कौन सा समझ में नहीं आया है, उसको ओपन करिए और उसमें बताइए कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया। अच्छा चलिए, ऐसी बता दिए, मैं आपसे पूछता हूँ। तो पहले हम लोगों ने शुरू किया था हेरिडिटी इवोल्यूशन से, तो आपको पहले मैंने बेसिक थोड़ा सा बेस पढ़ाया था हेरिडिटी के बारे में। ठीक है, और बेस में मतलब ये बात करी थी कि जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये सब कुछ समझ में आ गया था। इसमें डाउट है यस किसी? सर। यस सर, इसमें डाउट नहीं। नहीं है ना डाउट? आगे बढ़े। सर टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, यस सर। टिश्यू कल्चर में डाउट है आपको? टिश्यू कल्चर है, चल क्यों नहीं रहा है? चलिए खैर, टिश्यू कल्चर एक याद रहेगा कि टिश्यू कल्चर करवाना है। ठीक है, रेफ्लेक्स आर्क। टिश्यू कल्चर करवाना है, और क्या करवाना है? रेफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क। टॉपिक्स लिख लेता हूँ क्योंकि वो तो आपका चल नहीं रहा है। हम्म, टिश्यू कल्चर तो अभी रिसेंटली करवाया है। और क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, और क्या टॉपिक था आपका? और कौन सा टॉपिक है? चलिए आएंगे, इन पे आएंगे। ठीक है, पहले हेरिडिटी को देख लेते हैं बारी बारी। तो पहले तो हम लोगों ने जीन, डीएनए और क्रोमोसोम वगैरह के बारे में पढ़ा था, ये सब कुछ समझ में आ गया था। उसके बाद हमने वेरिएशन के बारे में पढ़ा था, और वेरिएशन के बारे में मैंने बताया था दो तरीके के होते हैं, सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएशन। ये समझ में आ गया था? इसमें डाउट किसी को? ऐसे देखिए, पता नहीं आप लोग के पास पीपीटी है या नहीं है। तो है। स्क्रीन शेयर हो रही है? सब पीपीटी में नोट्स बना रखे हैं वैसे तो। जी सर। ठीक, बताइए। वेरिएशन, सोमैटिक वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन, इसके बारे में पढ़ा था, ये सब समझ में आ गया था? यस। ठीक है, इसके बाद हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। ठीक है, इसमें जीन क्या है ये पढ़ा था, अलील के बारे में पढ़ा था, कैरेक्टर, ट्रेट, कोई भी टर्मिनोलॉजी जो समझ में ना आई हो। जीन, अलील, कैरेक्टर, ट्रेट, देन होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस पेयर, फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील। ठीक, ऑफस्प्रिंग हो गया, सिबलिंग, जीनोम, जीन पूल। ठीक है, देन डोमिनेंस, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग, और होमोजाइगोसिटी, कॉन्सैंग्युनिटी, आउटब्रीडिंग, हाइब्रिड विगर, प्योर लाइंस। ठीक है, ये सब हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। इन सब टर्मिनोलॉजीज में किसी को कोई डाउट है? इन सब जीन टर्मिनोलॉजीज पूल। बताइए। जीन पूल। जीन पूल, देखिए मैंने बताया था दो तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है,
ठीक है। देखिए मैंने दो तरीके की चीजें आपको बताई थी कि दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका जीनोम, ठीक, और एक होता है जीन पूल, ठीक। जो जीनोम है वो क्या होता है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, किसी एक आदमी के जीन्स का पूरा जो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, जीनोम। बात समझे, सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स प्रेजेंट इन अ हैप्लॉइड सेट ऑफ वन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, किसी एक आदमी के हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितने जीन्स प्रेजेंट हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जीनोम। तो ये क्या है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, अलग अलग इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर हम स्केल देखें तो पूरे पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही, यहां एक आदमी की बात हो रही है, ठीक। तो वन इंडिविजुअल इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है ये। जीन पूल की अगर हम बात करें, ठीक, जीन पूल की अगर हम बात करें तो जीन पूल क्या है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक है। जो जीन पूल है वो क्या है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि टोटल जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है उसमें टोटल जितने जीन्स हैं, जितने टोटल जीन्स हैं उन सब का सम क्या है, जीन पूल, ठीक। तो ये डिफरेंस है जीनोम और जीन पूल में। तो ये जीनोम क्या है, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, और जीन पूल क्या है, पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी है। एक पूरी आबादी पे जब आप स्टडी करते हैं, पूरी आबादी के सब जीन्स को स्टडी करते हैं तो वो क्या है, जीन पूल, और किसी एक आदमी के जीन्स को स्टडी करते हैं तो वो क्या है, जीनोम। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। और किसी को कोई डाउट टर्मिनोलॉजीज में, कोई सी भी टर्मिनोलॉजी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ में आई तो फिर आगे नहीं समझ में आएगा कुछ। हिंदी मीडियम के जितने स्टूडेंट है सब क्लियर है सबको? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, हेरिडिटी के बारे में पढ़ा था। हेरिडिटी में अभी डाउट बता रहा था कोई बच्चा, हेरिडिटी में क्या नहीं समझ में आया था भाई? सर मेंडल लॉज। अच्छा, देखिए शुरू से इसको देखते हैं। हेरिडिटी क्या है, मैंने बताया था हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, हेरिडिटी क्या है, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। और मैंने यहाँ पे डिफरेंस बताया था हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में। डिफरेंस क्या है, इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है, इनहेरिटेंस क्या है, प्रोसेस है, जो प्रोसेस हो रहा है, जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक, जब आप उस प्रोसेस को स्टडी करते हैं, आप उस प्रोसेस को जब स्टडी करते हैं, ठीक, तो वो स्टडी क्या कहलाती है, हेरिडिटी। इनहेरिटेंस की स्टडी क्या है, हेरिडिटी। इनहेरिटेंस की स्टडी क्या है, हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी मैंने बताया था 3 फेज में इसको हम स्टडी करते हैं। 3 फेज है, एक तो है प्री मेंडेलियन, मेंडल से पहले का फेज, उसके बाद है मेंडेलियन, मेंडल वाला फेज जब मेंडल थे, और है पोस्ट मेंडेलियन जब मेंडल जो है मेंडल की डेथ हो गई थी उसके बाद जो उनका फेज था, ठीक, दैट इज पोस्ट मेंडेलियन। ठीक, तो प्री मेंडेलियन में क्या था कि प्री मेंडेलियन फेज में क्या थी, एब्सर्ड थ्योरीज थी हेरिडिटी के बारे में कि हेरिडिटी किस तरीके से होती है, बहुत एब्सर्ड थ्योरीज थी। ठीक, मेंडल के टाइम पे मेंडल की थ्योरीज को एक्सेप्ट किया गया था। ठीक, मतलब मेंडल की अगर हम आज के टाइम पे देखें तो मेंडल की थ्योरीज को मेंडल के टाइम पे अगर देखें तो स्टडी किया गया है, तो वो मेंडेलियन पीरियड है। और उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स। उसके बाद क्या है, पोस्ट मेंडेलियन एरा आ जाता है, ठीक है, जो हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक, मॉडर्न जेनेटिक्स। तो ये चीजें, अब हेरिडिटी में मैंने आपको बताया था कि मेंडल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे। ये एक्सपेरिमेंट मेंडल के बारे में तो समझ में आ गया होगा, तो इसकी ब्रीफ सी सिंपल सी हिस्ट्री है। ठीक है, ये मैंने बताया था, ये क्या है, मेंडल के जो मेंडल ने कैरेक्टर्स चूज किए थे टी प्लांट में, ये वो हैं। ठीक है, 34 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे और मेंडल ने कितने चूज किए थे, 7। ठीक, तो ये वो सारे क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं, और ये सब उनके ट्रेट्स हैं। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव,
और ये क्रोमोसोम नंबर है, किस किस क्रोमोसोम नंबर पे वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज है। अब आगे बात आ जाती है मेंडल के एक्सपेरिमेंट की। मैंने बताया था आपको मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया था, 3 फेज में किया था, 3 फेज में किया था। ठीक, पहला फेज क्या था कि उन्होंने क्या लिए थे, प्योर लाइंस लिए थे। ठीक, प्योर लाइंस को सिलेक्ट किया था। उसके बाद क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन किया था। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन किया था, प्योर लाइंस को सेलेक्ट करके उनको हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, और फिर सेल्फिंग करवाई थी। जो हमारी F1 जनरेशन ऑब्टेन हो रही थी उसमें सेल्फिंग करवा दी थी। ठीक, अब इसी के बेसिस पे मेंडल ने 2 क्रॉस करवाए थे। ठीक है, 2 क्रॉस करवाए थे, और वो क्रॉस कौन से थे, एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, वो क्रॉस जिसमें क्या हो, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर की स्टडी हो, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को स्टडी किया जाए, तो वो क्या था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, तो इसमें क्या था, सिंगल कैरेक्टर की स्टडी थी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज द मोस्ट फंडामेंटल क्रॉस, मोस्ट फंडामेंटल क्रॉस, सबसे बेसिक क्रॉस होता है ये। ठीक है, तो क्योंकि 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था तो 7 मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाए थे। ठीक है, और मैंने आपको इसमें क्या बताया था कि हम किस तरीके से वो जो रिलेशन होता है, ठीक है, जो क्रॉसिंग होती है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। या तो आप एक एक गैमीट को अलग करें और फिर क्रॉसिंग करवाएं कि ये इससे जाएगा क्रॉस होगा, ये इससे क्रॉस होगा, या फिर एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है, दैट इज नोन एज पनेट स्क्वायर मेथड, पनेट स्क्वायर मेथड। और ये टेक्निक किसने दी थी, रेगिनाल्ड सी पनेट ने। ठीक है, रेगिनाल्ड सी पनेट ने। तो एक पनेट स्क्वायर होता है, तो आप उसमें गैमीट्स प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सपोज XX है, यहाँ पे YY है। ठीक है, तो यहाँ पे XY बन जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है गैमीट्स प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर ऑफस्प्रिंग आप बना सकते हैं कि किस जीनोटाइप का ऑफस्प्रिंग बनेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो आता है वो क्या आता है, 3:1, 3:1। और डाइहाइब्रिड सॉरी जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, 1:2:1, 1:2:1। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, अपीयरेंस, अपीयरेंस। ठीक है, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिकली। ठीक है, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या आपका जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक, ये क्या होता है, 1:2:1। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ लॉस थे। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस थी, ये पूरी क्रॉसिंग है, किस तरीके से करवाई थी तो समझ में आ गया होगा। इसमें डाउट है किसी को, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करवाते हैं, इसमें किसी को डाउट है क्या। ठीक नो है, सर। चलिए तो मैं मान लेता हूँ किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कुछ कंक्लूजन्स ऑब्टेन किए थे मेंडल ने, और वो लॉस के फॉर्म में प्रेजेंट किए गए। तो इसमें क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट ऑफ इनहेरिटेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या था, पहला लॉ। ठीक, तो किसी ने अभी पूछा था कि लॉस क्या है, ठीक है, तो वो ये थे। ठीक, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कुछ लॉज ऑब्टेन हुए थे, कुछ डाइहाइब्रिड क्रॉस से ऑब्टेन हुए थे। तो पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें क्या कहा गया, स्टेटमेंट इसकी क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कैरेक्टर्स। ठीक है, डोमिनेंस का तो मतलब समझ में आ रहा होगा भाई, डोमिनेंस का मतलब समझ में आ रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो डोमिनेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे हेरिडिटी में डोमिनेंस का मतलब क्या है, सर बता दीजिए। डोमिनेंस का मतलब क्या है, जो डोमिनेट करे। ठीक है, जो डोमिनेट करे, मैंने बताया था आपको हेरिडिटी में डोमिनेंस का क्या मतलब है, कि जो डोमिनेंट अलील हो। ठीक है, डोमिनेंट अलील हो, मैंने बताया जैसे हाइट का अगर हम ले लें एग्जांपल, तो हाइट के अलील क्या है, बताइए, टॉल एंड ड्वार्फ। ठीक, तो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। ठीक है, 2 अलील हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में आ जाते हैं तो क्या बनता है, टॉल 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 बनता है। कैपिटल टी आएगा तो टॉल बनेगा, स्मॉल टी आएगा तो ड्वार्फ बनेगा, वो तो अंडरस्टूड है। लेकिन जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में आ जाएंगे तब क्या बनता है, तब टॉल बनता है, ड्वार्फ नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे जो टी है, कैपिटल टी, ये क्या है, डोमिनेंट है, पावरफुल है ये। ठीक है, तो ये स्मॉल टी को
जो है क्या करता है ये, डोमिनेट कर दे। हाँ स्मॉल टी पे डोमिनेंस शो करता है, स्मॉल टी को अपने कैरेक्टर्स एग्जिबिट करने का चांस नहीं देता है। ठीक, तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, टॉल है। तो यहाँ पे कैपिटल टी आपका कैसा अलील हो गया, डोमिनेंट अलील हो गया। और क्योंकि स्मॉल टी अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है, स्मॉल टी जो है वो अपने कैरेक्टर्स को, अपने प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए स्मॉल टी क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा। रेसिसिव। ठीक है, और कैपिटल टी क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। यहाँ पे वही कहा गया है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड एज फैक्टर्स। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि मेंडल ने एक टर्म यूज की थी फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स क्या हैं, ये फैक्टर्स क्या है, जीन है। गुड, ये क्या है, जीन है। तो यहाँ पे जीन की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था जीन का क्या काम होता है, जीन क्या होता है, शुरू में ही बताया था जीन क्या होता है। कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट जनरेशन वाली बात हाँ ठीक है कह सकते हैं। तो जीन क्या है, बेसिकली एक सेगमेंट है डीएनए का, डीएनए के सेगमेंट है जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड। तो कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करता है। ठीक है, मेंडल ने क्या कहा कि कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, डिस्क्रीट यूनिट्स कंट्रोल कर रहे हैं, जिनका नाम क्या है, फैक्टर्स। तो बेसिकली उन्होंने जीन को फैक्टर कह दिया। ठीक है, जीन को क्या कह दिया उन्होंने, फैक्टर कह दिया। ठीक, और ये फैक्टर्स उन्होंने बताया कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये आपको पता है कि जीन जो होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस पेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे इन्होंने क्या बताया कि जो हेट्रोजाइगस पेयर होता है, हेट्रोजाइगस पेयर होता है उसमें क्या होता है, हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ फैक्टर्स जो होता है उसमें क्या होता है, द फैक्टर विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इज द डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है, वो अलील, वो जीन, वो अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसको हम क्या कह रहे हैं, डोमिनेंट। तो यहाँ पे फैक्टर कहा गया है तो डोमिनेंट फैक्टर होगा। और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जो सप्रेस हो गया है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जो सप्रेस हो गया है, वो क्या है, रेसेसिव। क्या है, रेसेसिव है। तो रेसेसिव फैक्टर हो गया यहाँ पे। इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है, डोमिनेंस कहा जाता है। इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है, डोमिनेंस कहा जाता है। और इसी लॉ को क्या कहा गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है, बताया था मैंने, सेपरेट। टू सेपरेट, सेपरेट करना दो चीजों को। ठीक, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया इस लॉ में कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बोथ द अलील्स ऑफ अ पेयर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इंडिपेंडेंटली एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। क्या मतलब, मैंने आपको बताया था कि जैसे यहां पे देखें मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम करवा रहे थे तो यहां पे क्या किया था, मैंने सबसे पहले प्योर लाइंस ली थी, और प्योर लाइंस के बाद क्या किया था, पहला प्रोसेस क्या था, गैमीट फॉर्मेशन। याद आया नहीं आया, पहला प्रोसेस क्या था, गैमीट फॉर्मेशन। यस सर। और गैमीट फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, देखें जो गैमीट्स हैं, जो गैमीट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। एक ये गैमीट आ गया, एक ये गैमीट आ गया। सिमिलरली स्मॉल टी में देखो यहाँ पे भी एक स्मॉल टी ये आ गया, एक ये आ गया। तो गैमीट सेपरेट हो गए और इंडिपेंडेंट, अब ये इंडिपेंडेंट यूनिट बन गए हैं। मतलब ये स्मॉल टी इंडिपेंडेंट है, ये अब किसी से भी फ्यूज करके एक क्या बना लेगा, एक ऑफस्प्रिंग बना लेगा। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट बन गए हैं, ये गैमीट्स सेपरेट होके इंडिपेंडेंट बन गए हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट्स बन गए हैं। ठीक, तो अब इसकी चांस जो है किसी से भी कंबाइन करने की क्या है कि स्मॉल टी कैपिटल टी अगर कैपिटल टी से ही कंबाइन कर ले, जो कि नहीं होगा वैसे तो, बट अगर कैपिटल टी से कंबाइन कर ले तो क्या बना लेगा, कैपिटल टी बना लेगा। ठीक है, अब ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही उसके अंदर मौजूद है, क्या कहते हैं, एक ही सेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, एक ही में ही तो सेग्रीगेट हुए हैं।
ठीक है भाई। इसी तरीके से यहाँ पे एक ही में सेग्रीगेट हुए हैं, तो एक ही में सेग्रीगेट होके एक ही में थोड़ी ना फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये गैमीट्स सेग्रीगेट हुए हैं और फिर उसके बाद ये दूसरे सेल के गैमीट से फ्यूजन करेंगे और फिर क्या बन जाएगा, Offspring. ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होगा। बात समझ में आ रही है? तो यही तरीका है जिस तरीके से ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो गैमीट्स हैं। ठीक है, इंडिविजुअल में जो गैमीट्स हैं वो हम कह सकते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे या गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे वो सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं और फिर बाकी गैमीट से क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं और फिर एक जाइगोट बना लेते हैं, ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं। ठीक, यही क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या फिर सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद मैंने बताया था डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में मैंने बात करी थी कि डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू। तो दो यहाँ पे क्या है, दो कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो दो कैरेक्टर्स की स्टडी का जो क्रॉस है उसी को हम क्या कहते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि मेंडल ने क्या लिए थे, दो कैरेक्टर्स, एक तो था सीड शेप और एक सीड कलर। ठीक, ये एक टिपिकल एग्जांपल है जो ज्यादातर एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में, बाकी बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बट इसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है भाई। ठीक है, एंट्रेंस में आपको कोई सा भी जो है हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर दे दिया जा सकता है। ठीक है, कोई सा भी कैरेक्टर जो है आपको एंट्रेंस में दिया जा सकता है। आपको ये क्रॉस करना आना चाहिए, ये जो क्रॉस है ये क्रॉस करना आना चाहिए। अगर ये क्रॉस करना आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई सा भी कैरेक्टर दे दिया जाए। ठीक, ये क्रॉस याद है, ये क्रॉस सब लोग कर सकते हैं? No, sir. Yes, sir. नहीं कर सकते। देखिए भाई, आपको बताया था क्रॉस में, डायहाइब्रिड क्रॉस में किस तरीके से होता है। देखिए, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी थी, ठीक है, जिनको नहीं आता है वो देख लें एक बार, और जिनको आता है वो बताएं। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को रिवाइज करना है, बताते रहें। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, Pure X, line. Y. प्योर लाइंस। प्योर लाइंस क्या होते हैं, प्योर लाइंस क्या होते हैं भाई? Double T, small t. हाँ, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम कैरेक्टर्स स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, सीड शेप और सीड कलर। Seed color. सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप जो है उसके दो अलील्स हैं, क्या, राउंड और Wrinkle. रिंकल्ड। और सीड कलर के क्या है, Yellow and green. येलो एंड ग्रीन। यहाँ पे ये क्या है, डोमिनेंट है और ये क्या है, रेसेसिव है। ठीक है, ये डोमिनेंट है, ये क्या है, रेसेसिव है। ठीक, तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं डोमिनेंट ले रहा हूं, ठीक है, डोमिनेंट ले रहा हूं, ठीक है, तो डोमिनेंट में क्या आएगा, राउंड आएगा और येलो आएगा। Sir, बता। हम wrinkle को डोमिनेंट नहीं ले सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों सर? नहीं, रिंकल डोमिनेंट नहीं होता ना। ठीक है। रिंकल डोमिनेंट होता नहीं है ना, इसलिए नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको मतलब इस तरीके का क्वेश्चन वैसे बना नहीं है, लेकिन बन सकता है कि आपको स्पेसिफिकली बताया जाए कि जो रिंकल्ड है वो डोमिनेंट है, तब आपको डोमिनेंट लेना पड़ेगा। बात समझे नहीं समझे? समझ तो ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बना नहीं है बट बनाया जा सकता है कि अगर आपको स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि ये डोमिनेंट है तो आपको डोमिनेंट ही लेना पड़ेगा, बट नेचुरली ये रिंकल्ड होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसकी स्टडी कर रहे हैं एज रेसेसिव। ठीक, तो अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे डोमिनेंट चाहिए, मुझे एक डोमिनेंट इंडिविजुअल चाहिए, तो डोमिनेंट में क्या होगा, राउंड होगा और येलो होगा। और अगर मैं रेसेसिव इंडिविजुअल चाह रहा हूं तो फिर उसमें क्या होगा, रिंकल्ड होगा और ग्रीन होगा। ठीक है, तो देखें प्योर लाइंस में मैंने यही ऑब्टेन किया है, राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है,
जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको समझ में आ रहा है? राउंड का जो अलील होता है वो कैपिटल आर होता है, ठीक है, कैपिटल आर होता है। और येलो का क्या होता है? कैपिटल वाई। और रिंकल्ड का जो अलील है वो क्या होता है? स्मॉल आर। और ग्रीन का स्मॉल वाई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? ये आपका हो जाएगा कैपिटल आर, यस सर। ये आ जाएगा स्मॉल आर, ये हो जाएगा कैपिटल वाई, ये हो जाएगा स्मॉल वाई। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इसके सिंबल्स यूज करते हैं, कि ऐसा नहीं है कि रिंकल्ड के लिए डब्ल्यू यूज होगा और ग्रीन के लिए जी यूज होगा। ठीक है, जो डोमिनेंट है उसी का कैरेक्टर यूज होता है स्मॉल कैरेक्टर्स में। ठीक है, डोमिनेंट क्या है? राउंड। तो रिंकल्ड के लिए भी आर ही यूज होगा लेकिन स्मॉल आर यूज होगा। डोमिनेंट क्या है? येलो। तो ग्रीन के लिए भी वाई ही यूज होगा लेकिन स्मॉल वाई यूज होगा। ठीक है, अब देखें, तो ये प्योर लाइंस हमारे पास आ गई हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करेंगे इन दोनों का, मतलब क्रॉस करवाएंगे इन दोनों का। ठीक है, अब क्रॉस जब करवाएंगे तो क्रॉस करवाने में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट बनेंगे। मैंने बताया था गैमीट किस तरीके से बनेंगे। अगर यहाँ पे आप देखें तो गैमीट क्या बन सकते हैं इस इंडिविजुअल में? गैमीट क्या बन सकता है? एक कैपिटल आर कैपिटल वाई बन सकता है, ये बन गया। और एक और ये कैपिटल आर ये कैपिटल वाई बन सकता है, ये बन गया। ठीक है, तो ये दो यहाँ पे गैमीट के फॉर्मेशन हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्मॉल आर स्मॉल वाई बन सकता है, ये आ गया। और ये स्मॉल आर ये स्मॉल वाई बन सकता है, ये आ गया। ठीक है, मतलब और कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, यही बनेगा जो बनेगा कॉम्बिनेशन। ठीक, अब इनमें हम क्या करवाएंगे? इनमें क्रॉसिंग करवाएंगे। ठीक, तो ये अगर क्रॉस करेगा इससे, पहले वाले स्मॉल आर स्मॉल वाई से, तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ में आ रहा है भाई? यस सर। ठीक है, फिर ये इस दूसरे वाले से कंबाइन करेगा तो भी सेम बनाएगा, ये इससे कंबाइन करेगा ये भी सेम बनाएगा, ये इससे कंबाइन करेगा ये भी सेम बनाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 तरीके के ऑफस्प्रिंग मिलेंगे जो कि सब क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, सब क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये जो आपको पहली जनरेशन मिली है इसको हम क्या कहते हैं? F1 जनरेशन या फिर फिलालियल फर्स्ट जनरेशन। फिलालियल फर्स्ट जनरेशन। ठीक, तो फिलालियल फर्स्ट जनरेशन में आपको पता होगा कि सारे इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं? सारे ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं? आइडेंटिकल। सारे ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है? आइडेंटिकल हैं। और कैसे हैं? राउंड येलो हैं। ठीक है, राउंड येलो हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो इंडिविजुअल्स को लेके, क्योंकि सब सेम है, सब सेम है, तो आप किसी भी दो को ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो इंडिविजुअल्स को लेके, यहाँ पे ये दो इंडिविजुअल्स आपने ले लिए, दो को लेके क्या करवाया जाता है? सेल्फिंग करवाई जाती है। ठीक है, अब इस क्रॉस को हम सेल्फिंग बोल रहे हैं और इस क्रॉस को हमने हाइब्रिडाइजेशन बोला था। ऐसा क्यों है भाई? कि ये खुद में हो रहे हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये भी हाइब्रिडाइजेशन ही है, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो आप किसी को भी किसी से क्रॉस करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या है? सेल्फिंग है। ठीक है, इसलिए इसका नाम सेल्फिंग दे दिया है। अब अगेन है तो ये क्रॉस ही, तो अगेन इसमें क्या प्रोसेस होगा? गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन, और गैमीट फॉर्मेशन किस तरीके से होगा? ये रहे सारे गैमीट्स। क्या क्या गैमीट के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? यहाँ देखें, कैपिटल आर और कैपिटल वाई बन सकता है, ये बन गया। कैपिटल आर और स्मॉल वाई बन सकता है, ये बन गया। स्मॉल आर कैपिटल वाई बन सकता है, ये बन गया। स्मॉल आर स्मॉल वाई बन सकता है, ये बन गया। और सेम इससे बन सकते हैं, ये आ गए सेम। तो आपके पास 4 गैमीट के फॉर्मेशन तो यहाँ से आ गए और 4 गैमीट के फॉर्मेशन यहाँ से आ गए। अब इन दोनों में, इन दोनों गैमीट्स में आप क्या करवाएंगे? कॉम्बिनेशंस बनवाएंगे, जैसे यहाँ पे बनाए थे, यहाँ पे किया था वैसी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे अगर आप ये करेंगे इस तरीके से, ये इससे कंबाइन किया, फिर ये इससे कंबाइन किया, इस तरीके से करते रहे तो फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये मेथड यूज नहीं करते। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? पनेट स्क्वायर मेथड, जो कि रिलेटिवली इजी है। ठीक, तो एक एक्सिस पे आप ये वाले सारे गैमीट्स पुट करेंगे, एक एक्सिस पे ये वाले सारे गैमीट्स पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें पनेट स्क्वायर में क्या हुआ है? एक एक्सिस पे आपने ये वाले सारे गैमीट्स पुट किए हैं और एक एक्सिस पे आपने ये वाले सारे गैमीट्स पुट किए हैं।
ठीक है, अब इन दोनों में आप क्रॉसिंग करवाएं तो यहाँ पे आपको सारे ऑफस्प्रिंग मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब इन दोनों में देखें तो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों में करें तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे क्रॉस करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे टोटल ये 4 है, ये 4 है, तो 4 × 4 16 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। ठीक, 16 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। अब इन 16 को अगर आप ऑब्जर्व करें, इन 16 को अगर आप ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो ये मैंने पहले बताया था क्लास में, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो एक बार देख लें, इसको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। अगर आप इन 16 को ऑब्जर्व करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि सिर्फ 4 ही तरीके के फिनोटाइप्स यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होंगे। या तो आपका ऑफस्प्रिंग राउंड येलो होगा, या फिर राउंड ग्रीन होगा, या फिर रिंकल्ड येलो होगा, या फिर रिंकल्ड ग्रीन होगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे इनके नंबर देखें तो राउंड येलो यहाँ पे 9 है, 9 ऑफस्प्रिंग है जो राउंड येलो है, 3 है जो राउंड ग्रीन है। ठीक है, उसके बाद 3 है जो रिंकल्ड येलो है और 1 है जो रिंकल्ड ग्रीन है। ठीक, अब इसी तरीके से आप जीनोटाइप्स को अगर आप देखें तो 1 है जो कैपिटल आर कैपिटल वाई है, और 2 हैं जो ये हैं। इसी तरीके से ये सब है। ठीक है, ये सब अलग अलग आपके पास जीनोटाइप्स पॉसिबल है, और इन सब के कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं यहाँ पे आपके पास ये ऑब्टेन्ड है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप इनका रेशियो पुट करें तो रेशियो जो आता है फिनोटाइप का निकल के, वो फिनोटाइपिक रेशियो कितना आता है, 9:3:3:1। ठीक है, और जीनोटाइपिक रेशियो जो आता है वो कितना आता है, जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, 1:2:4 1:1:2:1:2। अगर इसको हम सही फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 1:2:1:2:2:1:1:1। ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हैं, मैंने बताया था 12:12:4 21:21। ठीक है, 12:12:4 21:21। ठीक, सबके बीच में आप रेशियो का साइन लगा दें, आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इसी तरीके से डाइहाइब्रिड क्रॉस के भी कुछ कंक्लूजन्स थे। तो एक कंक्लूजन जो था डाइहाइब्रिड क्रॉस का वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है। जैसे यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे मैंने समझा रखा है, ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक मैंने वो ले लिया है आपका इंडिविजुअल ले लिया है जो कि क्या है, राउंड येलो है, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो। ठीक, अब इसके अगर मैं गैमेट फॉर्मेशन करवाऊं तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्या ये होगा, क्या इस तरीके से सेपरेट होगा, बताएं भाई। नो सर। इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कहां होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है। ठीक है, ऐसे कहां होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है। यहाँ पे क्या है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, तो यहाँ पे जो सेग्रीगेशन होगा वो किस तरीके से होगा, वो 2-2 के पेयर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर का एक और दूसरे कैरेक्टर का दूसरा जो है गैमेट वो पेयर बना लेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो सेग्रीगेशन होगा वो इस तरीके से होगा कि एक कैपिटल आर कैपिटल वाई सेग्रीगेट हो गया ये, और एक कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे सेग्रीगेट हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब ये भी जो सेग्रीगेट हुए हैं, ये भी जो सेग्रीगेट हुए हैं, ये भी इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हुए हैं। अब ये इंडिपेंडेंट हैं, अब कोई और अगर इनको मिल जाएगा गैमेट तो ये उसके साथ फ्यूज करके एक और जाइगोट बना लेंगे। ठीक है, जैसे वहां मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम कर रहे थे, तो ये भी सेम वही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बस इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे ये डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए, और यहाँ पे क्या है, 2 कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, alleles of 2 different characters separate from each other independently and are capable of forming new combinations। वही जैसे आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वही सेम है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज वैलिड व्हेन द जीन्स आर लोकेटेड ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही क्या है, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस क्रिएट करवाता है ऑफ 2 नॉन एलीलिक जीन्स लोकेटेड ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ठीक, ये मैंने आपको बात बताई थी कि 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स अगर हैं, ठीक है, जैसे ये पैटर्नल है ये मैटर्नल है, ठीक, तो यहाँ पे 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो फिर वहां पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट उनका क्या होगा क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा। ठीक है, सर वायलेट मतलब क्या हुआ,
आवाज कट रही है आपकी, क्या बोला आपने? valid, आप वहाँ क्या बता रहे हैं? Valid when the genes are locally. वैलिड व्हेन द जीन्स आर, कहाँ लिखा है? सर वो थर्ड पॉइंट बोल रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या है कि वैलिड व्हेन द जीन्स आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था कि दो सेट ऑफ क्रोमोसोम, आपके पास क्या होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, अगर राउंड और येलो की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे राउंड और येलो की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, ये राउंड और येलो की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ये दो सेट हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के। सपोज ये आर इधर प्रेजेंट है, ठीक है, और वाई आपका इधर प्रेजेंट है, ठीक है, वाई आपका इधर प्रेजेंट है। सिमिलरली आर एक इधर प्रेजेंट है, एक वाई इधर प्रेजेंट है। तो ये दो सेपरेट क्रोमोसोम पे, पैटर्नल और मैटरनल पे दो सेट ऑफ क्रोमोसोम जो हैं आपके दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, ठीक। तो इस केस में ये लॉ जो है वैलिड होगा। सेम क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट होंगे तो फिर वैलिड नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। इसको पीछे भी मैंने बताया था कि हेटेरोजाइगस पेयर और होमोजाइगस पेयर क्या होता है, कि जब आपका सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम पे, ठीक है, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम पे अगर सेम लेवल पे आपके एलीज प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं। सपोज ये कैपिटल टी है और यहाँ पे भी अगर टी आपको ऑब्टेन मिल रहा है कैपिटल टी, तो ये क्या होगा, होमोजाइगस पेयर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे स्मॉल टी होगा तो क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस पेयर हो जाएगा, ठीक है। ये रखो, यस सर। हेरेडिटी आपका इतना ही था। अब हेरेडिटी में जिस स्टूडेंट को डाउट हो रहा था वो जरा बताएं क्या, किस टॉपिक में डाउट हो रहा था, किधर, क्योंकि नेक्स्ट तो इसके बाद फिर एवोल्यूशन है। सर वेरिएशन हेरिडिटी में या एवोल्यूशन में? हाँ नेक्स्ट, यहाँ तक हेरेडिटी था। सर वेरिएशन में डाउट था। वेरिएशन में क्या डाउट है? वेरिएशन में बताओ, शुरू में ही था वेरिएशन, क्या डाउट है बताओ। सर समझ में नहीं आ रहा बस। वेरिएशन क्या है? देखो मैंने बताया था वेरिएशन क्या होता है, डिफरेंसेस। वेरिएशन का क्या मतलब है? डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब अलग अलग, ठीक है, अलग अलग चीजें होना, ठीक है। तो वेरिएशन का क्या मतलब है कि जो जीन्स इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक, उनमें कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएं, ठीक है। वेरिएशन का क्या मतलब है कि जो इनहेरिटेंस हो रहा है जीन्स का, उसमें कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएं। ऐसा ना हो कि जो पेरेंट है उसका सेम सेट जो है वो ऑफस्प्रिंग में चला जाए। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऑफस्प्रिंग कैसा बनेगा, आइडेंटिकल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। ठीक। तो यहाँ पे बात वही हो रही है कि वेरिएशन का क्या मतलब है। वेरिएशन का ये मतलब है कि जो पेरेंट से जीन्स आ रहे हैं उसमें क्या हो, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएं, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग ना बने, ठीक है। ऐसा कब Yes, होता sir. है? ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? जो लोग एक एग्जांपल बताओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के समय। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस सर। ठीक है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? यही तो डिफरेंस है। सेक्सुअल में बिल्कुल सेम जाता है, जैसे पेरेंट्स के होते हैं गैमेट्स, और गुड। सेक्सुअल में जो अलग अलग वेरिएशन, यानी डिफरेंट वेरिएशन का मतलब समझाने तो मैंने बात ही होती। अब आ गया बात समझ आ गई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल सेट जो है क्रोमोसोम्स का वही ट्रांसफर हो जाता है ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। यस सर। सेक्सुअल में क्या होता है कि एक डिफरेंट मदर से आ जाता रहा है, है वेरिएशन। हाँ, एक क्रोमोसोम का सेट मदर से आएगा, एक क्रोमोसोम का सेट फादर से आएगा, ठीक। तो जब ये दोनों सेट आएंगे, फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, ठीक, तब जाके जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट जो बन रहा है उसमें सेम सेट थोड़ी आ रहा है, उसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का सेट आ रहा है, एक मदर का एक फादर का। तो दोनों अलग होंगे ना, सेम थोड़ी होंगे मदर फादर, ठीक है। अलग अलग होगा। तो इसलिए जो जाइगोट बनेगा वो भी डिफरेंट बनेगा, ठीक है। जाइगोट भी जो बनेगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसलिए वेरिएशन से क्या होता है, इसमें क्या होगा, वेरिएशन आ गया फिर, क्योंकि डिफरेंसेस क्रिएट हो गए तो वेरिएशन आ गया। तो वेरिएशन क्या होता है, दीज आर द डिफरेंसेस दैट अकर
इंडिविजुअल्स और इन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं वो क्या है, वेरिएशंस है। ठीक है भाई, ह्यूमंस हैं सब, ठीक है, मैं भी ह्यूमन हूं, आप भी ह्यूमन है, लेकिन मैं और आप सेम है क्या? नहीं है, डिफरेंट है। आप ह्यूमन हो, ठीक है, आपके दोस्त ह्यूमन है, अब क्या वो और आप सेम है क्या? नहीं, वो भी डिफरेंट है। तो सब लोग डिफरेंट हैं, क्यों? क्योंकि वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। ठीक, इसीलिए मैंने बताया था यही चीज है कि कोई भी आप दुनिया में देखें, कोई भी दो इंडिविजुअल जो हैं वो क्या होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। कोई भी दो, ये सब चीजें टीवी वगैरह में देखी होंगी बहुत, मूवीज वगैरह में, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता रियलिटी में। कोई भी दो इंडिविजुअल जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है, एक्सेप्ट ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के कोई भी दो इंडिविजुअल आइडेंटिकल नहीं हो सकते, ठीक है। और वेरिएशन की अगर हम बात करें तो दो तरीके का वेरिएशन होता है, एक सोमैटिक होता है, एक जर्मिनल होता है। ये सब तो बातें क्लियर होंगी। सर एक बार समझा दियो, सोमैटिक जर्मिनल। देखो मैंने बात करी थी सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है। सोमैटिक वेरिएशन वो वेरिएशन है जो सोमैटिक सेल में हो। और सोमैटिक सेल क्या होता है? सोमैटिक सेल क्या होता है? बताओ भाई, सोमैटिक सेल क्या होता है? सर जो क्या ना एक्सेप्ट करे जो सेल को। नहीं, सोमैटिक सेल क्या है? वो Cell of सेल जो, body. सर जो सेक्स सेल के अलावा और भी कोई सेल हो। गुड, वेरी गुड, ठीक है, जर्म सेल्स के अलावा जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल्स, ठीक है, सेल्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट जर्म सेल्स, ठीक है। अब जर्म सेल्स क्या होते हैं? जर्म सेल्स क्या होते हैं? नेक्स्ट पॉइंट है, जर्म सेल्स क्या होते हैं? सेक्स सेल्स। ठीक है, गैमीट सेल्स हम कह सकते हैं, ठीक है, गोनाड के सेल्स, ठीक है, गैमीट सेल्स, सेल्स ऑफ गोनाड्स। गोनाड क्या होते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन मतलब टेस्टिस हो गए, ठीक है, ओवरीज हो गई, ठीक है, इनके जितने सेल्स होंगे वो सब क्या हैं? वो सब क्या हैं? जर्म सेल्स हैं। तो इनको छोड़कर जितने सेल्स हैं बॉडी के, ठीक है, हैंड के सेल्स, स्किन के सेल, लेग के सेल, ये सब क्या है? सोमैटिक सेल हैं। तो मैंने बताया था अगर सोमैटिक सेल में कोई चेंज आता है किसी इंडिविजुअल की लाइफ टाइम में, तो फिर वो उसके ऑफस्प्रिंग में कैरी ऑन नहीं होता। इसीलिए इसके वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड वेरिएशन। एक्वायर्ड वेरिएशन मतलब जो लाइफ टाइम में वेरिएशन एक्वायर किया गया हो। जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, हार्ट टूट गया, तो क्या उसके ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे उनके भी हार्ट टूटे हुए होंगे? नहीं सर। No. नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो चेंज आया वो कहाँ आया है? सोमैटिक सेल्स में आया है, बॉडी पर आया। ठीक है, सोमैटिक सेल्स में आया है, ठीक। यस सर। अब अगर हम बात करें जर्म सेल की, अगर कोई इंडिविजुअल है, किसी को एड्स हो गया है, ठीक है, एड्स कहाँ पे होता है? जर्म सेल से एसोसिएटेड है, एसटीडी है वो। यस सर। यस सर। अगर किसी को एड्स हो गया तो क्या उसके ऑफस्प्रिंग में एड्स होगी? No, sir. यस सर होगी। होगी भाई, क्यों नहीं होगी? होगी सर। एसटीडी है वो, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या है, वो चीज आपके फर्दर ऑफस्प्रिंग में कैरी ऑन होगी, वो इनहेरिटेबल है, ठीक है, वो इनहेरिटेंस, उसका इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो ये वेरिएशन कैसा होगा? जर्मिनल वेरिएशन होगा, ठीक है, जो इनहेरिट हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर। बस मैंने बताया था वेरिएशन का जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है? म्यूटेशन। म्यूटेशन। म्यूटेशन, ठीक। म्यूटेशन क्या होता है? मैंने बताया था म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन क्या होता है? error in DNA copying. डीएनए कॉपिंग नहीं है म्यूटेशन, डीएनए कॉपिंग नहीं है। Error. यहाँ पे म्यूटेशन में देखिए मैंने आपको बताया था क्या होता है कि इस तरीके का आपका डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये 3D है, आप इसको समझ लें, ठीक है, 3D है, बस मैंने बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से इसके क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ बीच में हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशंस होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जो इसके स्ट्रैंड्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं, और ये अलग अलग सेट्स जो हैं अलग अलग हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सपोज कोई भी रेडिएशन अगर आ जाए, म्यूटेशन जनरली हम रेडिएशन का एग्जांपल लेते हैं, हाई एनर्जी का कोई रेडिएशन आ जाए, ठीक है, तो रेडिएशन की वजह से क्या होगा, ये जो
कॉम्बिनेशन से ये ब्रेक हो जाएंगे, जीन के कॉम्बिनेशन ब्रेक हो जाएंगे। सपोज यहाँ से कोई स्ट्रैंड टूट गया और एक यहाँ से टूट गया और ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। आपने एक जीन का स्ट्रैंड लेके कहीं और लगा दिया, वो उठा के वहां लगा दिया, तो ये क्या है, म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन ये इसी का नाम होता है, ठीक है। डीएनए कॉपिंग म्यूटेशन नहीं है, ठीक है। ये म्यूटेशन है जहां पे आपके डीएनए की जो सीक्वेंसिंग है, जो जीन की सीक्वेंसिंग है, उसमें क्या होते हैं, ऑल्ट्रेशन हो जाते हैं, ठीक है। जो जीन की सीक्वेंसिंग है उसमें ऑल्ट्रेशन हो जाते हैं, ठीक है, वो ऑल्टर हो जाती है आपकी जीन की सीक्वेंसिंग। तो यही क्या म्यूटेशन है, ठीक। मैंने बताया था म्यूटेशन जो है आपका फेवरेबल होता है किसमें, प्लांट्स में, प्लांट्स में, लेकिन एनिमल्स में फेवरेबल नहीं होता, ठीक है। बात समझे नहीं समझे? यस सर। इसका एक एग्जांपल भी मैंने दिया था कि सपोज आपने प्लांट्स में कुछ म्यूटेशन करवा दिया इस तरीके से कि जो प्लांट है वो अगर पहले 10 फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा था तो अब वो 50 फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये फेवरेबल चीज हो गई, हुई नहीं हुई? बट एनिमल में आपने म्यूटेशन करवाया, तो एनिमल में क्या हुआ, पता चला कि आपने म्यूटेशन एनिमल में करवा दिया, तो उसमें 2 हाथ थे, उसके 3 हाथ हो गए, तो क्या ये फेवरेबल हुआ? No, सर sir. ये तो नहीं नो सर। फेवरेबल नहीं हुआ, लोग देख के डर जाएंगे भाई ये क्या हो गया, ठीक है। तो एनिमल्स में म्यूटेशन जो है वो फेवरेबल नहीं होता, प्लांट्स में फेवरेबल होता है। ठीक है, अब बताएं भाई, एवोल्यूशन वाला पार्ट क्लियर है सबका या वो भी करवाना है अभी? वो क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस वाला करा दीजिए। ठीक है, देखते हैं अभी, चलो लाइफ प्रोसेस भी देखते हैं। सर कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन थे, हो नहीं रहे थे। अच्छा, पीवाईक्यू के लाइफ प्रोसेस जनरल देख लेते हैं, टाइप। लाइव प्रोसेस देख लेते हैं एक बार, फिर तुम्हारे जो पीवाईक्यूज अगर होंगे इसमें क्लियर हो रहे होंगे तो ठीक है, अगर इसमें भी क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे तो बताना, फिर क्लियर करते हैं उसको भी, ठीक है। देखो लाइफ प्रोसेस में प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेशन करवा दीजिए ट्रांसपोर्टेशन करवा दें, चलिए ठीक है। जी, और उसमें एक एंड रेस्पिरेशन भी। और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन में डबल सर्कुलेशन है ना सर, वो समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, और कुछ? और Well, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन आपको पूरा पढ़ना है और रेस्पिरेशन पढ़ना है। जी सर आप म्यूसिस एंड मिटोसिस में सर डिफरेंस बता दीजिए। अच्छा पीपीटी जो है चेंज है, अच्छा यहाँ पे करवाया था, ठीक है। ठीक है, डाइजेशन सबको क्लियर है, यस सर। न्यूट्रिशन क्लियर है, न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और ट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक सबका क्लियर है। ये सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग का आपका पूरा डाइजेशन वाला पार्ट है, डाइजेशन वाला पार्ट पूरा क्लियर है। यस सर, ये डाइजेशन वाला clear है। कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था आपका, डाइजेशन के बाद हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा था, रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस सर होता है, आपको क्या पता है होता है रेस्पिरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई किसी है? को अगर पता है तो बता दो, रेस्पिरेशन को हिंदी में। रेस्पिरेशन को वाहन बोलते शायद, संवाहन। लेते हैं, श्वसन बोलते हैं सर। श्वसन तो Respiration. श्वसन बोलते, श्वसन। श्वसन देखो बोलते हैं। भाई। हाँ देखिए, श्वसन। देखो भाई, समझ में आ गया ये क्या, ये शवासन, ठीक है। Yes. आप ऐसे गूगल कर लिया करो, इस तरीके से आ तो जाए, आ तो रहा है ये सब। हमको लगा कि क्लास में किसी को पता होगा तो बता देगा। ठीक ठीक,
ठीक है, देखिए तो रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा था। रेस्पिरेशन होता क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या होता है रेस्पिरेशन में? ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्रॉम ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ऑक्सीजन, एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्रॉम ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ठीक है, नो चलिए सर, कह एनर्जी सकते हैं। प्रोड्यूस होती है फ्रॉम ग्लूकोज। सर ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, अब ये सही बोला, ठीक है, लास्ट वाली डेफिनेशन सही बोली है। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो रेस्पिरेशन में मैंने बताया था आपको, बेसिकली रेस्पिरेशन में जो है हम इसको 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका क्या, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक, या हम कह सकते हैं एक, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, और एक और तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है या एब्सेंस में हो रहा है, एब्सेंस में हो रहा है, तो उस तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, तो ये 2 कैटेगरीज हैं रेस्पिरेशन की। ठीक, तो पहले इसकी बात करते हैं हम, सेल्यूलर, एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है। ठीक है, तो सेल्यूलर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग, कि आपने सांस ली, इनहेलेशन किया और एक्सहेलेशन कर दिया। ठीक है, ये क्या है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद क्या है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है कि जो आपने एयर इनहेल की है, जो आपने, अच्छा ये बात बताएं, जो आप इनहेल करते हैं एयर, वो क्या होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिच। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। गुड, ऑक्सीजन रिच होती है। ठीक है, तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता उसमें, ऑक्सीजन रिच होती है वो। और क्योंकि जाहिर सी बात है, बताएं। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन रिच मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होता है। हाँ, ऑक्सीजन रिच मतलब ऑक्सीजन उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एयर की, आप देखें एटमॉस्फेयर में आपके जो है सारी एयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, तो कोई हमारे नोज में कोई फिल्टर तो लगा नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ही इनहेल कर लेंगे, ऐसा तो है नहीं। ठीक, तो सारी एयर हम इनहेल करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि जो जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा हो वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो कहीं पे अगर आप गुजरे जहाँ पे कूड़ा वगैरह, वेस्ट वगैरह, आग लग रही है उसमें, तो वो धुआं भी जाता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो जो चीज़ आप इनहेल करोगे वो जाएगी बॉडी में। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ऑक्सीजन रिच होती है वो, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेयर में अगर हम देख लें तो 78% क्या है, नाइट्रोजन है, और 21% क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाकी है 0.something%। 0.03%। ठीक है, तो बाकी वो बहुत माइन्यूट अमाउंट है। ठीक, तो जाहिर सी बात है जो आप एयर इनहेल करेंगे उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, ये जाती है कहाँ पे, लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है, एल्विलाई, और एल्विलाई किससे कनेक्टेड होता है, डायफ्राम। डायफ्राम से नहीं, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो हो रहा होता है, ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो जब ये एयर लंग से होती हुई एल्विलाई में जाती है, तो एल्विलाई से ब्लड वेसल्स के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है एक्सचेंज, किसका, गैसेस का। तो यहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे हमारे जो फिजिकल ऑर्गन्स हैं उनसे जो ऑक्सीजन है या जो गैसेस हैं वो ट्रांसफर होती हैं कहाँ पे, हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाती हैं। ठीक है, हमारे ब्लड में आ जाती हैं वो गैसेस। तो ये एक चीज है जो क्या है,
जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है, हमारी बॉडी में आ गई है चीज। ठीक, तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ जाती है और ब्लड से ही कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वेलाई में चली जाती है। और ये जो प्रोसेस होता है ये किसके थ्रू होता है, कौन सा प्रोसेस होता है ये एक्सचेंज किस प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन। ठीक है, कैसे डिफ्यूजन क्या होता है, कोई बताएगा? सर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से गैसियस एक्सचेंज अगर आपका लोअर कंसंट्रेशन में हो रहा है तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड वेसल में ब्लड में क्या आ जाती हैं, गैसेस आ जाती हैं, ऑक्सीजन आ जाती है, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वेलाई में चली आ रही है और फिर लंग्स के थ्रू वो बाहर एक्सेल हो जाती है। ठीक, तो ये क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेल के अंदर। कैसे, सेल के अंदर कैसे होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया। सर हार्ट के अंदर होता है। हार्ट के अंदर होता है? नहीं भाई, तो सेल के अंदर हार्ट तो पंप करता है ना। साइटोप्लाज्म। हाँ, सेल्स के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हाँ, सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, और अगर हम हमारे ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ठीक है, तो मैंने इसमें डायग्राम के थ्रू बताया होगा। ठीक है, ये डायग्राम देख लें। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज को पहले ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू पायरुवेट, या क्या कहते हैं हम इसको, पायरुविक एसिड। ठीक, तो पायरुविक एसिड या पायरुवेट में इसको कन्वर्ट किया जाता है और फिर ये ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू, ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड। तो क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज और ये पायरुवेट में चेंज हो रहा है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या हो जाता है, कैसे, क्या बोला? कैसे 6 कार्बन 3 कार्बन में ये मतलब ये हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो आपके स्टडी की चीज नहीं है। ठीक है, वो हाई लेवल में वो आप अभी पढ़ेंगे ही नहीं। ओके ठीक है, सर, पर वो एमबीबीएस के लेवल की चीज है, वहां तक जाना ही नहीं है आपको। ठीक है, सिर्फ इतना देखें कि ये ग्लूकोज चेंज होता है इनटू पायरुविक एसिड या पायरुवेट, और ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है और इसके क्योंकि ये 6 है 3 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। ठीक, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, शायद याद हो किसी को एमसीक्यू में, कि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन नेसेसरी होता है? नो सर, नहीं होता है। ऑक्सीजन नेसेसरी होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? सर क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। क्योंकि ये इसके ऑक्सीजन कहाँ पे नेसेसरी है, इसके बाद जो प्रोसेस हो रहा है उसमें नेसेसरी है। पायरुवेट को ब्रेक करने में ऑक्सीजन नेसेसरी है, ग्लूकोज को ब्रेक करने में ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, अगर ये प्रोसेस हमारे सेल्स में हो रहा है, हमारी बॉडी के सेल्स में हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट का, और ब्रेकडाउन अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी डेसिपेट होगी। एनर्जी मॉलिक्यूल किस फॉर्म में बनते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं? 38। कहीं 32 लिखा होता है, कहीं 36 होता है, कहीं 38 होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो है, क्या हुआ, क्या बताएंगे अगर क्वेश्चन आए? नहीं क्वेश्चन ऐसे एग्जैक्ट आएगा नहीं। ठीक, क्वेश्चन ऐसे एग्जैक्ट आएगा नहीं, बट अगर आ गया तो आप यूज कर सकते हैं, कोई भी वैल्यूज उसमें होंगी। ठीक है, इतना सिमिलर एनारोबिक में 36 कितना है, सर जो होंगी वो वाला लगा दीजिए। एनारोबिक में 36 होता है। कौन सी, क्या बुक का नाम ले रही हैं? तो नहीं, तो ये ATP तो 36 होता है, मैम ने लिखवाया था। 36 है, ठीक है 36 लिख ली। तो यहाँ पे जनरली अलग अलग जगहों पे अलग अलग वैल्यूज हैं, कहीं पे 36 है, कहीं पे 32 है, कहीं पे 38 है। ठीक, तो एनसीईआरटी को एक बार रेफर कर लिया जो वहाँ पे अगर मेंशन्ड है
ये वैल्यू वैसे तो मेरे ख्याल से नहीं मेंशन्ड है, बट अगर मेंशन्ड है तो आप वही वैल्यू याद करिए। ठीक, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं बनने वाला। ठीक है, अगर नहीं मेंशन है तो फिर बेफिक्र रहिए कि आएगा भी नहीं एंट्रेंस में, बट अगर आ गया तो इन्हीं तीनों में से कोई वैल्यू आप जो सबसे सूटेबल लगे वो यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज ये थी कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बताएं भाई। एरोबिक 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 तो है, बट ये क्या है, Ruler. एरोबिक तो है बट ये क्या है, सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा। सर्कुलर होगा, नहीं नहीं मैंने इसका- बताया था, याद करिए क्या कहते हैं इसको। क्रैब साइकिल। गुड, वेरी गुड, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। ठीक, अगर ये प्रोसेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, मतलब हमारे मसल सेल्स में, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा ये, लैक्टिक एसिड, और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी। ठीक, ये जो प्रोसेस है ये जनरली क्या होता है, फास्टर होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एरोबिक है या एनारोबिक है, एरोबिक है एनारोबिक है, Aerobic. एरोबिक एनारोबिक है। नीचे वाला, हाँ सही था। सिर्फ ये प्रोसेस एरोबिक है, ये दोनों ही प्रोसेस एनारोबिक है। ठीक है, तो हमारे मसल सेल्स में होता है क्योंकि हमें एनर्जी जल्दी चाहिए होती है, इसलिए ये फास्ट प्रोसेस है, और एनारोबिक प्रोसेस फास्ट होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जो हमें कई बार मसल क्रैम्प्स वगैरह महसूस होते हैं हैवी एक्सरसाइज के बाद। वो क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड जो है एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे मसल सेल्स में। सर जो नस Next. पे नस करती है वो यही होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ठीक, तो जो दर्द होता है, मस्कुलर पेन जो होता है जनरली, वो होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, और वो जो आप चीज कह रहे हैं ना, वो भी जो एक चीज है, वो जो है एक कॉमन टर्मिनोलॉजी में वो चीज फेमस हो गई है। ठीक है, नहीं तो आप किसी डॉक्टर से पूछें तो डॉक्टर आपको बताएगा कि ऐसा होता नहीं कभी कि नस पे नस चढ़ जाए। ठीक है, जो एक लिटरली अगर हम कहें इसको कि नस पे नस चढ़ गई, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप Yes, किसी sir. डॉक्टर से कंसल्ट करें तो डॉक्टर आपको बताएगा कि ये बस एक चीज है जो कॉमन लैंग्वेज में फेमस है, बट ऐसा होता नहीं कि नस पे नस चढ़ जाए, वो होती अलग चीज है वो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि जब ऑक्सीजन हो ही ना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, एब्सेंस नहीं होती, ऑक्सीजन होती है बट लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हो ही ना ऑक्सीजन। तो ये यीस्ट वगैरह में जनरली होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। यहाँ पे क्या होता है, इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, एनर्जी एनारोबिक प्रोसेस में कितनी प्रोड्यूस होती है, 2 ATP। सर 2 ATP। ठीक, और यही जो इथेनॉल बनने का जो प्रोसेस है, यही यूज किया जाता है एनारोबिक का प्रोसेस फर्मेंटेशन में, फर्मेंटेशन में। ठीक है, अल्कोहल बनाने के लिए यही प्रोसेस यूज किया जाता है अल्कोहल इंडस्ट्री में। ठीक है, यही एनारोबिक प्रोसेस करवाया जाता है, फर्मेंटेशन करवाया जाता है, और अल्कोहल प्रोड्यूस करवाया जाता है। तो ये तो हो गया आपका क्या, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, बाकी तो आपके बेसिक सी चीजें हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वगैरह, ये सब तो याद होगा। सर सेलुलर और एस्पिरेशन में क्वेश्चन आया था, हाँ बताएं। तो पीवाईक्यू का भी देख लो मुझे। हाँ बताएं, PYQ अभी होगा मेरे पास, सर इसी में से क्वेश्चन नंबर बताना जरा। सर हेरिडिटी का भी एक क्वेश्चन था पीवाईक्यू में। बताना, इसका क्वेश्चन बताओ जरा। नंबर 2 का क्या आंसर है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जी सर।
बताएं भाई, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन इज। तो नेफ्रॉन में सबसे पहले क्या आएगा? बोमेंस कैप्सूल है, पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो आपका यही आएगा, बोमेंस कैप्सूल आएगा। उसके बाद आपका क्या है? पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है। तो पीसीटी आएगा, लूप ऑफ हेनले आएगा, डीसीटी आएगा। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है। ठीक है, डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, यही होगा आपका, So first. फर्स्ट होगा। सर क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। डीसीटी क्या होता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें लिखने का नहीं है ऑप्शन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में नहीं होता ये। होता है, क्यों नहीं होता? होता है भाई। सर हमें सर नहीं क्वेश्चन देखा। नहीं मिला आपको? नहीं मिला? सर क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट, एक मिनट, डायग्राम में देखूं, यहाँ पे डायग्राम में शायद होगा। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे जो ये पार्ट है, ठीक है, ये जो आपका पार्ट है, ये क्या होगा? ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। तो पीसीटी यहाँ पे इस तरफ होता है, ये होता है पीसीटी, और यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद जो है ये होता है डीसीटी, और ये जो है ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब इनके यूजेस वगैरह क्या है उसके उतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में भी उतना मेंशन नहीं है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है इसका डायग्राम जो है वो क्या है, इसका सीक्वेंस क्या है, वो क्या है। सर ऑप्शन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या बताया था? नेक्स्ट 39। 39, which was the first organ to be transplanted successfully in humans, ठीक है, सक्सेसफुली इन ह्यूमंस। किडनी। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ही हुआ है ट्रांसप्लांट, Yes, a kidney. ठीक है, किडनी ही हुआ है ट्रांसप्लांट। सर कहना क्या चाह रहा है ऑप्शन ये? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है सबसे पहला ऑर्गन क्या था जो ट्रांसप्लांट हुआ है ह्यूमंस में, सबसे पहला ऑर्गन क्या था जो ट्रांसप्लांट हुआ है, बस ये पूछा जा रहा है, सिंपल सा। किडनी है। सर क्वेश्चन नंबर 55। इसकी आंसर की भी तो आपको मिली होगी। नहीं सर। आंसर नहीं मिला हाँ, सर। ए है, किडनी है, सर आंसर की भेज दिएगा। ठीक ठीक, आंसर की आपको दे दूंगा, ठीक है, इससे रेफर कर लिएगा। और कौन सा है बता? सर क्वेश्चन नंबर 24। 24, which one is not the correct direction of blood circulation? Artery, arteriole, capillary network, organ. Artery, arteriole, capillary network, organ, capillary network, venule, vein, pulmonary artery, lung, pulmonary vein, heart, pulmonary vein, pulmonary artery के बाद lung, हाँ ठीक है, pulmonary vein, हाँ बताएं। ये कहाँ से दिए सर? मेरे पास नहीं है, मैं न्यू ज्वाइन की हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक बार आपको दोबारा से रीशेयर कर देंगे हम ग्रुप पे, ठीक है, ठीक है सर। पीडीएफ दोबारा से रीशेयर कर देंगे ग्रुप पे। ये मेरे ख्याल से पल्मोनरी वीन के बाद लंग होगा, क्योंकि वीन जो है डायरेक्ट लंग से कनेक्टेड नहीं होती, हार्ट से जो है आर्टरी निकलती है। अच्छा, ये लंग में एंटर होने वाली बात हो रही है, ओके ओके, बट वो आर्टरी ही एंटर हो रही होगी ना, वीन थोड़ी एंटर हो रही होगी। डी होगा 24 का, सी है पल्मोनरी आर्टरी, देन लंग, पल्मोनरी वीन, देन हार्ट। पल्मोनरी आर्टरी ही तो आपकी लंग में जाती है भाई। इसमें नोट सॉरी करेक्ट है। सॉरी सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी तो आपकी बॉडी पार्ट्स में जाती है। पल्मोनरी आर्टरी जो है, नहीं 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 नहीं, तो वो तो ओर्ट जाती है। नोट करेक्ट बुझ जाए। क्या हुआ? तो वो तो ओर्ट जाती है ना। हाँ वही वही वही, एओर्टा जाती है बॉडी पार्ट्स में, आर्टरी
और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपकी लंग्स में ही तो जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना भाई इसमें तो। यस सर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या हुआ? सर आर्टीरियोल और वेन्यूल क्या होता है? आर्टीरियल आर्टरी के छोटे वेसल्स होते हैं, ठीक है, जो कैपिलरी नेटवर्क होता है, जो कैपिलरी नेटवर्क जो बात हो रही है ना, इसी में मैंने आपको बताया था कि आर्टरी जब आती है, सपोज ये आर्टरी आ रही है और यहाँ पे कोई ऑर्गन है, ठीक है, तो आर्टरी आएगी और फिर यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क बनता है। तो आर्टरी छोटी छोटी आर्टरीज वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यहाँ पे क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं, उनके थ्रू ऑर्गन में जो है ब्लड आता है और फिर इसी तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे कैपिलरीज फॉर्म होती हैं और फिर उनसे जो है ब्लड निकलता है और फिर वो वीन में चला जाता है। तो ये आर्टरी आती है, यहाँ पे आर्टीरियल बनती है, ये कैपिलरी नेटवर्क होता है ये और ये। इस तरफ क्या होगा, आर्टीरियल होगा और इस तरफ क्या होगा, वीनियोल होगा। यहाँ पे वीन हो जाती है, ठीक है। ये तो ठीक है ए वाला, ठीक है, ए वाला ठीक है, बी वाला भी ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ सी वाले में ये बताएं जरा, पल्मोनरी आर्टरी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, ठीक है भाई। यस सर। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लंग में जाता है और वहां से वो प्योरीफाई होके वापस हार्ट में आता है थ्रू पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी सही वीन है आता तो है, फिर। ठीक है। तो सही तो है सी वाला, विच इज नॉट द करेक्ट। तो ये तो सी तो सही लग रहा है मुझे। सर गलत है सर, सी वाला। गलत है ना सी? हाँ सर, क्योंकि हार्ट में पहले जाएगा उसके बाद वीना में जाएगा ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो है, ये जो ऑप्शन इन्होंने दिया है ये गलत है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है, इन्होंने नोट करेक्ट पूछा है इसके अंदर। बट तो ये सही है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, नॉट करेक्ट पूछा है ना, ये वाला तो सही है ना। आंसर ये थोड़ी होगा, डी वाला होगा आंसर। यस सर, डी होगा। आंसर डी होगा। सही है। पल्मोनरी वीन जो है वो लंग में जा रही है, जो कि नहीं जा रही। ओके, पल्मोनरी आर्टरी जा रही है लंग में, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है पल्मोनरी आर्टरी में और फिर वो लंग में जाती है, वहां से ऑक्सीजनेट हो रही है, वापस हार्ट में आ जाती है। तो डी वाला ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर की में ये गलत है, इसको सही कर लिएगा, सी नहीं होगा, डी होगा। हाँ और बताएं क्या था आंसर? सर सर 29। 55 क्वेश्चन। 25 29 देखते हैं एक बार। 25 क्या है? फिश सर्कुलेटरी सिस्टम डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन नहीं होता, सिंगल सर्कुलेशन होता है उनमें, ठीक है। डज नॉट कंसिस्ट डबल ऑफ, सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन ही होगा। 25 बी और सी दोनों है, बी और सी दोनों है, हाँ ठीक है, ठीक है, दोनों है। मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी नहीं होगा, डबल सर्कुलेशन भी नहीं होगा, ठीक। सिंगल सर्कुलेशन होता है उनमें और सेपरेटेड होता है उनमें, सर्कुलेशन जो है सेपरेटेड होता है, ठीक। और बताएं सर आप लोग सर 33। 55 क्या बताया? 55 क्वेश्चन। 33। 33 एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू, बताएं भाई एसेंट ऑफ सैप क्या है, पहले तो ये बताएं। ट्रैकिड एंड वेसल्स। एसेंट ऑफ सैप क्या है? एसेंट ऑफ सैप क्या है? सर वही नहीं वाटर का सर ऊपर जाना सर, प्लांट के बॉटम से लीव्स तक जाना सर, हाँ वाटर ठीक है, ड्रॉपलेट्स good, yes. हाँ गुड, ठीक। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? जाइलम। ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स के थ्रू, ठीक। ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स के थ्रू। सी ट्यूब्स तो आपके उसमें होते हैं, फ्लोएम में, ठीक है। फ्लोएम सी ट्यूब एलिमेंट्स, सी ट्यूब का मैनिएशन, हाँ फ्लोएम ही होते हैं वो, ठीक है। 33 जरा देखें एक बार। सर क्वेश्चन नंबर 29 सी है, सर ठीक है, सी है। हाँ बताएं। आप लोग कितना चैप्टर करवा चुके हैं, मतलब पूरे साइंस का, ये बायोलॉजी का? देखिए चैप्टर तो लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुका है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो चुका है,
हेरिडिटी 4 चैप्टर हो गए। हेरिडिटी इवोल्यूशन हो चुका है, रिप्रोडक्शन हाउ डू रिप्रोडक्शन हो भी ऑनलाइन में। प्रोड्यूस? हो गया। हाँ, और वाई डू वी फॉल इल हो गया ऑनलाइन में। नो। वाई डू वी फॉल इल नहीं हुआ है, बस बाकी सारे चैप्टर्स हो गए जो मैंने बताया अभी। चार क्या तो है कभी बच्चों दोबारा का। बोलेंगे मतलब ये सब चैप्टर मतलब रिवीजन टाइप से? देखिए, दोबारा अगर आप पूरा चैप्टर करवा रही हैं तो आपको पूरा चैप्टर करवाने के लिए पूरी क्लास चाहिए होगी भाई। ठीक है, वो करवाना काम पॉसिबल नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप यूज करिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप एक्सेस करिए, क्योंकि वो तो एक पूरी क्लास लेनी पड़ेगी। बस सब बच्चों के लिए लेनी पड़ेगी, एक बच्चे के लिए क्या क्लास होगी वो। ठीक है सर। ठीक है, 35। क्वेश्चन बताइए। 35 इन विच कन्वर्जन इज वन इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट लीस्ट। अब देखिए भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी और एएमपी। एटीपी क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट, और एएमपी क्या होता है, मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे कितने फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, 2। एडीपी और एएमपी में एक रिलीज हो रहा है। एएमपी टू एडीपी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिलीज नहीं हो रहा, यहाँ पे एक आ रहा है। ठीक है, एडीपी टू एटीपी यहाँ पे भी एक आ रहा है। रिलीज कहाँ पे होगा, बी में होगा। डी बी में 35 में देखें, टीपी और ठीक ये है। तो हाँ, समझा क्या दी। पूछा, एटीपी और एएमपी समझा दीजिए। एटीपी एएमपी क्या है, मैंने आपको बताया था कि एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बस एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉस्फेट के। एएमपी में मोनोफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसमें एक मॉलिक्यूल होता है फॉस्फेट का, और एक होता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं फॉस्फेट के। बस एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था बताएं सर 29। एक किसी स्टूडेंट ने 38 41 पूछा था किसी, 54। एक मिनट, एक 41, ठीक ठीक 41 पूछा था एक स्टूडेंट ने। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ वही चीज है, ये क्वेश्चन पूछी थी। तो 41 में देख ले, ये जो चीज है आपका, ये वाली इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि ये हो रहा है 12H2O, यही वाली इक्वेशन सही है। ठीक है, ये 6H2O वाली इक्वेशन सही नहीं है। ठीक है, क्यों ये सर, वाली बुक में तो यही है ना, क्या हुआ, बुक में तो सेकंड वाली है। 6H2O जी। एनसीईआरटी में। और शायद हम जिस बुक में देख रहे हैं उस बुक में। नहीं सर, एनसीईआरटी में 12 वाली है। नहीं नहीं, सर बस 12 है एनसीईआरटी में। 6 नहीं हो सकती भाई, 12 होगी। सर 12 है। हाँ, सर 12 है। 12 ही है उसमें। ठीक है, आपने गलत देख लिया होगा उसको। और कौन सा क्वेश्चन था बताएं भाई। सर 29। 29 द ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। नहीं भाई, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट फूड का ट्रांसपोर्ट। कैसे होता है, फ्लोइंग। मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, ट्रांसलोकेशन क्या है, एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर करता है। एनर्जी रिक्वायर करता है, बी होगा सिंपल सा आंसर। ओके सर। ठीक है, और बताओ। 38 सर 38। 43। एक मिनट, 38 और 43, ठीक है। ऑफ द टोटल आयरन प्रेजेंट इन अ बॉडी, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में टोटल आयरन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, 65। ये 65 होगा। ये तो एक फैक्चुअल डेटा है। ठीक है, इसको जरा क्रॉस चेक कर लें। 38 का सी है, ठीक है, 65 है, तो ये फैक्चुअल डेटा है, ये 65%। ठीक, चलिए। ओके सर। और क्या है, 43 द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन द सेल्स। एक मिनट, in the cells require the presence of Iron. oxidation reduction process. In the cells require the presence of iron, calcium, sodium, phosphorus. Oxidation reduction reactions in the cells require the presence of ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये तो अलग अलग रिएक्शंस पे डिपेंड करेगा ना। इन जनरल इसका क्या आंसर होगा, 43 डी दे रखा है,
43 फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, अच्छा ठीक है। तो सर देखिए 44 क्वेश्चन, हाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या है, सिंपली ये पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जब होगी तो किस एलिमेंट के प्रेजेंस में होगी। देखिए भाई, ये अगर आप बात करें तो स्पेसिफिक होता है, ये आपको स्पेसिफिक रिएक्शन पता करनी होती है, ठीक है। अगर आपको कोई कैटालिसिस पूछना है कि इस रिएक्शन में कौन सा कैटालिसिस यूज हो रहा है, तो आपको वो रिएक्शन बतानी पड़ेगी, ठीक है। हर रिएक्शन में अलग कैटालिसिस यूज होता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन जनरल पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो हो रहे हैं हमारी बॉडी में, वो किसके प्रेजेंस में हो रहे हैं। तो कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, याद होगा कोई भी रिएक्शन हो वो किसके प्रेजेंस में होगा, फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। कैसे? कैटलिस्ट फॉस्फेट मॉलिक्यूल एटीपी एडीपी उससे ना। एटीपी, गुड, कोई भी वेरी गुड, कोई भी रिएक्शन होगा वो उसमें एटीपी खर्च होगा, और एटीपी में क्या आता है, फॉस्फोरस आता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल आता है, ठीक है। बात समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 55 सर 44 44 प्रेजेंस ऑफ सनकिन स्टोमेटा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सनकिन स्टोमेटा क्या होता है? सनकिन स्टोमेटा क्या होता है, बताएं भाई। सनकिन स्टोमेटा क्या होता है, बताओ भाई। सनकिन स्टोमेटा क्या होता है? क्या हो गया भाई? सब भूल गए। सनकिन स्टोमेटा क्या है? वो स्टोमेटा जो डीप सीटेड हो, ठीक है, जो प्लांट में काफी अंदर मौजूद हो। तो वो कैसे प्लांट्स में होता है? वो उन प्लांट्स में होता है जहां पे वाटर लॉस जो है कम करवाना होता है, वाटर लॉस क्या हो, कम हो। तो उन प्लांट्स में ऐसे सनकिन स्टोमेटा मौजूद होता है। तो ऐसे प्लांट्स कौन से होंगे? ज़ेरोफाइट्स होंगे, मीजोफाइट्स होंगे, या हाइड्रोफाइट्स होंगे? कौन से होंगे? हाइड्रोफाइट्स ज़ेरोफाइट्स होंगे। ज़ेरोफाइट्स क्या होते हैं? डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोफाइट्स भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, बट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा जा रहा है। तो ज़ेरोफाइट्स जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्या, क्या? स्टोमेटा। और हाइड्रोफाइट्स का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफाइट्स का एक जो फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो क्या होता है? बताएं भाई। सर उनका भार होता होगा स्टोमेटा बहुत। हाँ, उनके मतलब बाहर नहीं होता, उनका क्या होता है कि जो सिंपल स्टोमेटा होता है वो होता है, उनकी जो लीव्स हैं वो वैक्सी कोटिंग की होती हैं, ठीक है, ताकि वो क्या हो, फ्लोट कर सकें वाटर पे, ठीक है। और रूट्स उनकी जो होती हैं वो कैसी होती हैं, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को क्या कर, एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है, वाटर में से। इस तरीके की रूट्स होती हैं उनकी, हाइड्रोफाइट्स की। वैक्सी कोटिंग का क्या रीजन हुआ? फ्लोट करने के लिए, फ्लोट करने के लिए। लोटस देखा है, लोटस? यस सर। यस सर। ठीक है, तो लोटस फ्लोट करता है नहीं करता वाटर पे? यस सर। ठीक है, वो कैसे कर पाता है? क्योंकि उसकी जो लीव्स हैं वो वैक्सी हैं, ठीक है। तो वैक्सी का मतलब क्या है, ऑयल प्रेजेंट होता है लीफ पे, तो वो वाटर में नहीं जाता, फ्लोट करता रहता है ऊपर। और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई? सर 55 54 54 55 the light reaction in photosynthesis leads to the production of ये, ठीक है, देख लिए, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वो रिएक्शन जो आपकी क्या हो, दिन में हो, लाइट के प्रेजेंस में हो, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, वहां पे बेसिकली क्या होता है, बताएं। फोटोलिसिस होता है, NADPH ATP बनता है, ठीक है। तो ये आपका सी ही होगा, NADPH मेरे ख्याल से नहीं बनता है, ठीक है, ATP और फोटोलिसिस होगा। NADPH क्या होता है? NADPH एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये सब आपके हायर लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, सब आपके लेवल की चीज नहीं है, ये बहुत हाई लेवल की चीज है। जो आपको सिंपल से बता दिया जाता है ना कि ग्लूकोज से पायरोवेट कन्वर्ट हो गया, देन पायरोवेट जो है
एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये इतने सिंपल प्रोसेसेस नहीं है, इनमें भी बीच में 15-15, 20-20 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो वो सब हाई लेवल की चीजें हैं, आप लोग 11th-12th में पढ़ेंगे वो सब, अभी आपके पढ़ने की चीजें नहीं है सब। 54 का देख लें एक बार, सी है ऑप्शन, एटीपी एनएडीपी। ठीक है भाई, एनएडीपी भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो एटीपी एनएडीपीएच एंड देन फोटोलिसिस, तीनों चीजें हो रही हैं। ठीक। 55 में क्या था, रैपिड मस्कुलर एक्टिविटी रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, बताएं भाई, ये तो आपका पढ़ा हुआ है 55। लैक्टिक एसिड एनर्जी। इथेनॉल है। Good, नहीं, very good. लैक्टिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड एनर्जी, सिंपल सा। यस सर। सर 49 49, clumps formed during blood transfusion is the result of the interaction between the products of WBC and RBC। ठीक है, ए होगा आपका, 49 ए है। ठीक, WBC एंड RBC, बात समझ में आई नहीं आई? नो सर, नहीं आई। होता क्या है देखिए, अच्छा ये देखें, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू, हाँ, ब्लड डोनेशन जो होता है, ठीक है, जो ब्लड डोनेट किया जाता है किसी जो इंडिविजुअल को, तो जब उसकी बॉडी में ब्लड को जो है ब्लड जो है उसकी बॉडी में दिया जाता है, ठीक है, तो चांसेस होते हैं कि वो उस ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपने देखा होगा हमेशा क्या होता है, सेम हम वो देखते हैं ब्लड ग्रुप, कि सेम ब्लड ग्रुप के ही जो है सेम ब्लड ग्रुप के आदमी से ही आप ब्लड जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा देखा होगा, आपने सुना होगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर हम बात करें ओ की, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, तो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी डोनेट कर सकता है। और ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है, ए बी ये क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है ब्लड। ठीक है, तो और भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये कंडीशन होती है कि जो एक कंडीशन होती है, देखा जाता है कि जो ब्लड है पेशेंट का, जो हम ब्लड इसको दे रहे हैं, ये उसके कंपैटिबल है या नहीं, एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए देखा जाता है क्योंकि जो WBC हमारी बॉडी में होता है, वो ये चेक कर लेता है कि जो सेल्स आ रहे हैं हमारी बॉडी में, वो सेल्फ हैं या नॉन सेल्फ हैं, मतलब खुद की बॉडी के हैं या किसी फॉरेन बॉडी के हैं। अगर किसी फॉरेन बॉडी के सेल्स को वो डिटेक्ट कर लेता है तो उसको किल कर देता है। अब पता चला कि आपको तो ब्लड की जरूरत है, ब्लड आपको डोनेट किया गया, बट लेकिन आपके WBC ने क्या किया, वो जितना ब्लड आया आपकी बॉडी में, उन सबको RBC को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कोई फायदा होगा? कोई फायदा होगा? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं होगा। ठीक है, तो यही होता है कि जब ब्लड ट्रांसफर किया जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, क्लम्प्स बन जाते हैं ब्लड के, ठीक है, बॉडी में। सर तो फिर कैसे डिनोट किया जाता है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, स्विच ऑफ हो गया था। देखें भाई, ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि RBC जो होता है, WBC जो होता है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि जो सेल्स है हमारी बॉडी के हैं या फॉरेन बॉडी के हैं। अगर फॉरेन बॉडी के हैं तो उसको किल कर देगा। ठीक, तो उसी की वजह से क्या होता है कि जब वो सही से ब्लड डोनेट नहीं होता है, तो उस केस में WBC और RBC के बीच के इंटरेक्शन होता है
और ब्लड क्लम्प्स फॉर्म होते हैं। उन क्लम्प्स की वजह से क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाती है पेशेंट की बॉडी में, और फिर उससे जब नसों में वो चीज क्लॉटिंग पहुंच जाएगी तो डेथ हो सकती है। ठीक है, और बताएंगे और कौन सा क्वेश्चन था इसमें? 45 46 फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड फोटोसिंथेसिस रिलीजेस बताता था आपको। फोटोलिसिस में क्या रिलीज होता है? फोटोलिसिस में क्या रिलीज होता है? ठीक है बताएं भाई, फोटोलिसिस में क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एटीपी, एक किसी ने एटीपी बोला। फोटोलिसिस में पढ़ाया था मैंने, क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में, वो कहां से आती है? कहां से आती है? वाटर के मॉलिक्यूल से आती है। जब हाइड्रोजन। वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो वो किस में ब्रेक होता है? ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में और इलेक्ट्रॉन्स में। तो 1 और by 2 बताइए, आया। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है ना भाई, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन O। ठीक है, ऑक्सीजन O रिलीज होती है, और O2 यहाँ पे लिखा हुआ है। O2 का क्या मतलब है? हाफ ऑफ O2, मतलब O2 का आधा करेंगे, कितना बचा? 1 मोल O2। एक एटम बचा वो ऑक्सीजन का, वो एक एटम रिलीज होता है। और बताएं भी कौन सा क्वेश्चन है? 47 हाउ मेनी पेयर्स ऑफ elongated glands आर प्रेजेंट इन द मिड गट ऑफ ग्रासहॉपर्स डाइजेस्टिव सिस्टम? हटाओ इसको, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। और बताओ। 45 45 टू एक्टिवेट प्लांट पिगमेंट्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट लाइज इन द रेंज ऑफ, बताया था ये मैंने। इसके लिए कौन सी लाइट चाहिए? देखें भाई, आपको जो हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं उसमें क्या बात करते हैं? फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यस सर। और सनलाइट। सनलाइट। अब सनलाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सनलाइट की जो लाइट है वो कैसी लाइट होती है? रेडियल। अल्ट्रावायलेट। राइट लाइट। अल्ट्रावायलेट, व्हाइट लाइट होती है। व्हाइट लाइट। यस सर। व्हाइट लाइट होती है, और व्हाइट लाइट की जो रेंज होती है वेवलेंथ की, वो क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है बताएं भाई? 400 to 700 नैनोमीटर्स। 400 to 700 नैनोमीटर्स। ठीक है, बात समझे नहीं समझे भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा है भाई? नो सर। सर एक स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसमें क्या होता है, लाइट होती है अलग अलग, उसमें अलग अलग रेडिएशंस होते हैं। ठीक है, तो आपकी क्या कहते हैं, कॉस्मिक रेज, या हम कह सकते हैं गामा रेज होती हैं। ठीक है, देन यूवी रेज होती हैं, देन एक्स रेज होती हैं। ठीक है, उसके बाद विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है। ठीक है, फिर आपकी इंफ्रारेड रेज होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स होती हैं। तो इस तरीके से एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। यहाँ पे ये सारे रेडिएशन है जो दुनिया में पाए जाते हैं। अब इसमें जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट की जो रेंज है, वेवलेंथ है, वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। अब इसी का एक और तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि नैनोमीटर की जगह आपसे एमस्ट्रॉन्ग पूछा जाए। नैनोमीटर कितना होता है? 10 की पावर -9 मीटर। आपसे एमस्ट्रॉन्ग पता चला, पूछ लिया, वो कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। तो एमस्ट्रॉन्ग कितना होगा? 4000 से 7000 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है भाई, ठीक है भाई। यस सर। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। और कोई इसमें क्वेश्चन हो तो बताएं। सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम जब क्लम्प्स होते हैं तो फिर डोनेट कैसे किया जाता है ब्लड? अब ये आपके क्वेश्चन, आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। और कोई इसमें क्वेश्चन हो आपके इसमें, अभी बताएं। 52 उसको सर। देखेंगे, मैं बाद में बता दूंगा उसको चीज को। 20 52 सर 52 60
23 which enzyme is present in saliva? amylase बता दो तो amylase सर और 52 सर 52 in the function of extracellular fluid flowing to the heart is function क्या कौन सा होता है ये fluid बताओ नाम बताओ Cartilage. पहले क्या बताया कार्टिलेज कार्टिलेज नहीं भाई नाम बताओ ब्लड नहीं ब्लड सर नहीं है कहाँ है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है लिम्फ पढ़ते नहीं हो लिम्फ है लिम्फ है लिम्फ का काम क्या है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन ठीक है बताया था इन्फेक्शन फाइट करता है मेन काम तो यही है उसके बाद फैट्स का डाइजेशन करवाता है बताया था ठीक और रिटर्न प्रोटीन्स टू द टिश्यू ये भी एक इसका फंक्शन होता है प्रोटीन्स को टिश्यू में पहुंचाता है ठीक तो ऑल ऑफ द अबव हो गया इसका ठीक और बताओ और बताओ और कोई क्वेश्चन नहीं है इस पीडीएफ से सर हाँ पूछो आप जो स्क्रीन पे मतलब लाइन बाय लाइन करके पढ़ाते हैं तो वो सब उसका भी नोट देते हैं वही मतलब हाँ जितना मैं स्क्रीन पे पढ़ाता हूँ ये सब आपके नोट्स में है ठीक है सर भेज दीजिएगा हाँ मतलब मैं भेज चुका हूँ ऑलरेडी मैं बोल दूंगा ऑफिस में वो भेज देंगे उसको दोबारा मेरे पास नहीं है ठीक है ठीक है ऑफिस में सर कन्वे करूँ बल्कि आप लोग खुद ही उसमें ग्रुप पे कह सकते हैं जो ऑफिस के मेंबर्स हैं आप उनसे खुद ही जो है कह सकते हैं कि वो आपको जिस भी मटेरियल की ज़रूरत है आप वो मांग ले वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं सारे लेक्चर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं है जो रिकॉर्डेड मौजूद ना हो और सारे लेक्चर्स के जो भी पीपीटी पीडीएफ्स वगैरह पढ़ाए गए हैं ठीक है लाइव वो भी मौजूद है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं और ये जितने आपके पास PYQs भेजे गए हैं चलिए कौन सी इनके बुक है जो ये मुझे नहीं पता है किस बुक से भेजे हैं ठीक है ये मुझे नहीं पता है किस बुक से भेजे गए मुझे तो अभी पता चला है कि ये आपको दिए गए थे ठीक हारून सर ने भेजे थे हाँ उन्होंने भेजे हैं तो उनसे कह दूंगा मैं आपको आंसर कीज वगैरह भी जो है वो भेज दें ग्रुप पे ठीक है यस सर चलिए भाई आज के लिए तो इतना ही है ठीक है बाकी दोबारा अगर आपको दोबारा ज़रूरत पड़े तो दोबारा डाउट क्लास लगवा लिएगा ठीक है यस सर सर कल किस चैप्टर का करवाएंगे सर अभी मैंने ऑफलाइन में एक वो चैप्टर करवाया आपका 9th का जो वाई डू वी फॉल इल है तो वही मैं सोच रहा हूँ कि आपका भी करवा दूँ छोटा चैप्टर है 2 क्लासेस लगेंगी और फिर उसके बाद में हाँ उसके बाद में करवाऊंगा डाइवर्सिटी ठीक है वो एक छोटा चैप्टर है वो जल्दी हो जाएगा फिर उसके बाद डाइवर्सिटी करवाऊंगा तो कौन सा चैप्टर वाई डू वी फॉल इल ठीक है सर क्लास 9th का है ठीक है सब चैप्टर क्या हुआ आवाज कट रही है अफनान क्या पूछ रहे हो आवाज नहीं आ रही तुम्हारी सर क्लास से हेलो अलग का डाउट है क्लास का डाउट है क्लास से अलग का थोड़ा क्लास से अलग का डाउट है चलो ठीक है पूछ लो बाकी आप लोग क्लास लीव कर सकें वैसे अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम हाँ बताएं भाई सर तो वालेकुम सलाम क्या टाइप करो आवाज नहीं आ रही तुम्हारी टाइप करो टाइप करो टाइप करो भाई अस्सलाम वालेकुम सर
वालेकुम सलाम। कर रहे हो भाई, टाइप कर रहे हो? हेलो। भेजो भेजो। चलो ऐसा करो, तो मुझे प्राइवेटली मैसेज कर देना, ठीक है? मैं तुम्हारा डाउट देख लूंगा क्या है, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? अभी क्लास लीव कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।